Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 1 of class 12th business studies, and the name of chapter is nature and significance of management. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट शब्द का मतलब क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको एक प्रॉपर प्रोसेस, हमें उसको करना कैसे है और वो प्लान क्या होगा, वो स्ट्रेटजी क्या होगी, वो कौन लोग हैं जो उसको करेंगे, वो सब प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो लेट अस रीड। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए, मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन या अपने इंडिविजुअल्स के गोल को अचीव करते हैं इफ़ेक्टिवली, मतलब टाइम पर, और एफिशिएंटली, मिनिमम कॉस्ट में उसको पूरा करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर जो काम किए जाते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जो भी काम होंगे वो इंटर रिलेटेड हैं। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव का मतलब देखिए अब क्या है, अब हमने जो एम्प्लॉय रखे हैं वो काम तो कर रहे हैं पर लागत बहुत ज़्यादा दे रहे हैं हमको। लागत मतलब कंपनी को कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर कंपनी को तो ऐसे नुकसान है, तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। कहने का मतलब है जो भी एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं या जो भी गोल हम अचीव कर रहे हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे अचीव हो, ताकि फर्म का मुनाफा ज़्यादा हो। इफेक्टिव परफॉर्मेंस अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल, मतलब जो हमने गोल किए हैं, तय किए हैं फर्म ने, वो उनके सही तरह से पूरे हों। ये तो होगी इफेक्टिव की चीज़। एफिशिएंसी का मतलब टाइम पे पूरे हो जाएं, लागत कम से कम आए और उसको रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो हमारा एफिशिएंसी लेवल हो जाएगा। मैनेजमेंट आल्सो रिक्वायर्स एफिशिएंसी, एग्जांपल अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल एट मिनिमम कॉस्ट। इज इट क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की? द मेन फीचर्स आर, जैसे पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट चीज़ों का क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने गोल्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन भी एज ए इंडिविजुअल भी एम्स टू जनरेट एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इसमें देखिए, मान लीजिए जैसे एक संस्था है, अब उसके अंदर 10 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं और वो 10 एम्प्लॉयज़ मिलके किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा होता है वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं, उनके अपने भी गोल्स हैं, जैसे सैलरी अच्छी कमाना, अच्छे बच्चों को पढ़ाना। तो मैनेजमेंट एक तरह का फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव करवाता है, साथ में इंडिविजुअल गोल भी अचीव करवाता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखिए, बड़ी संस्था है, छोटी संस्था है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इवन हर काम में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। चाहे घर में शादी का फंक्शन है, उसमें भी हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो शादी अच्छी होगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह स्मॉल बिजनेसेस। इवन आपको अगर कहीं पे जाना भी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को दिल्ली जाना है, तो मुझे पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा पहले कि मैं कहाँ से जाऊँगा, कौन सी बस लूँगा, मेरे पास कितने पैसे होंगे, वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, वो सब चीज़ मुझे पहले से ही तय करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, ये बहुत ज़रूरी है, एज इट इज़ एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी संस्था, छोटी संस्था, सब पे लागू होती है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर मेरे को कितनी समस्याएं आएंगी दिल्ली जाते हुए, क्योंकि मैंने प्लानिंग ही नहीं करी उसके लिए। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स 3 मेन डायमेंशन। ये कई तरह के इसके डायमेंशंस है, कई आयाम है, पर जो मेन 3 है वो हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जैसे एग्जाम्पल, टू ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन टू अचीव इट। देखिए, हमने एक काम तय कर लिया है, मान लीजिए मेरे को 100 पेज लिखने हैं, 100 पेज लिखवाने हैं,
अपने एम्प्लॉयज़ से, और मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं। हम ये तो मैंने कहा उनको दे दिया कि 5 पेज तुम लिखोगे, 5 पेज तुम, इस तरह से वर्क को क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये वर्क किस लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो जो 100 पेज लिखना है मुझे, वो क्या हो सके, अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसा है जिसके अंदर काम भी क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल टाइम से अचीव किया जा सके। द सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल विच इम्प्लाइज डीलिंग विद डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल एंड डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब एक फर्म है मान लीजिए, उसके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, हर आदमी की ज़रूरतें क्या हैं, अलग अलग है, हमें पता है ये बात, और हर आदमी की कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग है, उसकी योग्यताएं भी अलग अलग हैं। तो जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या जो मैनेजमेंट प्रोसेस बनेगा, उसमें क्या होगा, हर किसी के उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काम दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिविजुअल की नीड भी डिपेंड करती है कि वो पर्सन कितना एफिशिएंट है और इफेक्टिवली है। अगर किसी इंडिविजुअल्स की ड्रीम्स बड़े हैं तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। तो ये चीज़। द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड आउटपुट। अब एक प्रोसेस है मैनेजमेंट जिसके ज़रिए हम इनपुट्स का उपयोग करते हैं, किस लिए, ताकि हम आउटपुट जनरेट कर सकें, डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये बनाना है, 5 बिस्कुट बनाने हैं। अब उसके लिए मुझे इनपुट्स चाहिए होंगे, जब भी रॉ मटेरियल, मशीन, वो सब, एम्प्लॉय, उससे ही तो बनेगा ना वो बिस्कुट, आउटपुट। तो मैनेजमेंट भी सेम ऐसे ही है। इनपुट्स में हमें एम्प्लॉयज़, ऑफिस, सैलरीज और जो खर्चे, वो सब किस लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो सके, टाइम पे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके। द फोर्थ पॉइंट इज, ये अब चौथा पॉइंट है, वो 3 पॉइंट पीछे वाले थर्ड पॉइंट के थे। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखिए, आज ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल अचीव कर लिया, तो ये नहीं कि मैनेजमेंट खत्म हो गया, नहीं, मैनेजमेंट कंटिन्यू रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करती जाएगी, मैनेजमेंट वहाँ बना रहेगा, मैनेजमेंट खत्म नहीं होगा कभी भी। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। इज इट क्लियर? चाहे वो कोऑर्डिनेशन फंक्शन हो, चाहे वो किसी कोऑपरेटिंग फंक्शन हो, सब कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, कोई भी नहीं रुकेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए ग्रुप कैसे है, सारे एम्प्लॉयज़ मिलके काम कर रहे हैं, किस लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या किया जा सके, अचीव। सो लेट अस रीड, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एज इट रिक्वायर्स टीम वर्क। सब मिलके काम करते हैं संस्था के अंदर, एंड कोऑर्डिनेशन, चाहे आप अपने स्कूल में देख लीजिएगा, सारे टीचर्स, एम्प्लॉयज़ सब मिलके काम कर रहे हैं, किस लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, यानी स्कूल के गोल को अचीव किया जा सके। एंड कोऑर्डिनेशन, और आपस में तालमेल भी बिठाते हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, तो क्या गोल अचीव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल, एक दूसरे एम्प्लॉय से, मतलब पूरे संस्था के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन टू अचीव इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू द ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट समझ गए, साथ में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी हम संस्था के गोल को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब ये नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, याद रखिएगा। स्टैटिक क्या होता है? जिसमें मैनेजमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं होते। ये सालों से जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वही डायनेमिक है। दीज फंक्शंस चेंज एज पर टाइम। ये वक्त के साथ क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ इनटू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे परिवर्तन होगा वातावरण में, वैसे वैसे मैनेजमेंट को भी अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, चीज़ों को मॉडर्न करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। अब जो मैनेजमेंट की गई है वो देखी तो जा नहीं सकती, ओनली कैन बी फील, सो इनटेंजिबल फोर्स है। एज
it not be seen but presence can be felt when target are met MET and there is, जब हमारे गोल्स अचीव कर लिए जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ हमने कितना अच्छा मैनेजमेंट करके रखा है। ऑर्डर लाइन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरनमेंट। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए शादी हो रही है घर के अंदर और हलवाई को, टेंट वाले को, लाइटनिंग वाले को, बैंकेट हॉल वाले को कुछ पता ही नहीं है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो क्या गोल अचीव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब ये सब आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से तब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। और ये कंटिन्यूअस है, जब तक गोल पूरा अचीव ना हो जाए तब तक उन्हें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और अगर एनवायरनमेंट चेंज हो, मीन टू से कि मान लो शादी हो रही थी और बारिश आ गई, तो अब क्या करना पड़ेगा? पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है वातावरण में तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को डायनेमिक बनाना पड़ेगा, उसको भी वक्त के हिसाब से ढलना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? दे आर नीडेड टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था को फायदा पहुंचाना, अब चाहे वो सर्वाइवल हो संस्था का, पैसे से रिलेटेड फायदा हो, संस्था की तरक्की हो। पहला मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि संस्था के गोल्स को अचीव किया जा सके। सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, सोसाइटी का भला भी करना है हमने, जैसे हमें अच्छे गुड्स बनाने हैं, अच्छी क्वालिटी के सामान बनाने हैं या अच्छी तरह काम करना है। इवन एम्प्लॉयज़ को हमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स देनी है ताकि उनके फैमिली अच्छे से ग्रो करे। दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दे रिलेट्स टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। आदमी जो काम कर रहा है उसकी अपनी भी तो ज़रूरतें, अपने भी तो ऑब्जेक्टिव्स है कि मुझे ये तरक्की करनी है लाइफ में, इतनी तनख्वाह पानी है, यहाँ पहुँचना है, तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैंने अभी बताया सब एम्प्लॉय मिल के काम करते हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखते हैं तो गोल अचीव होता है। बाय ब्रिंगिंग ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्स टुगेदर एंड गिविंग देम कॉमन डायरेक्शन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स जो मानव होंगे, एम्प्लॉय होंगे, वो एक साथ आएंगे, और नॉन ह्यूमन रिसोर्स पैसा, जो इनपुट्स होंगे हमारे, वो चीज़। तो एक साथ इन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करके जो हम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल को अचीव करते हैं, फॉर दैट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। द सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर देखिए मान लीजिए वो शादी में एक दूसरे से सबने अच्छे से मैनेजमेंट किया है, कोऑर्डिनेशन कर रखा है, तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक तो मिनिमम कॉस्ट पे काम होगा और काम पूरा होगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, मैं शादी का एग्जांपल इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है? सब मिल के काम करते हैं, किस लिए? ताकि लागत कम से कम आए और क्या हो, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो और गोल हमारा टाइम पे अचीव हो। इसलिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसे और आसान तरीके से समझिए, कहीं पे जाना है तो प्रॉपर प्लानिंग करोगे पहले, कैसे जाना है, कितने रुपए लगेंगे, किस चीज़ से जाना है, किस लिए करी ये मैनेजमेंट? ताकि तुम्हारी लागत कम से कम आए, तुम्हें दिक्कत ना हो। तो सेम इसी तरह कंपनियां भी करती हैं अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। सो लेट अस रीड। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसीज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रो बेटर प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, डायरेक्टिंग करके, स्टाफिंग करके, कंट्रोलिंग करके एंड द एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्स इकट्ठे किए जाते हैं, डायरेक्टिंग में उन्हें एक दिशा दी जाती है, स्टाफिंग में लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है और फिर उन पे कंट्रोल, ताकि वो अपना गोल को सही से अचीव कर ले। फॉर दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें तो डर लगता है बिजनेस स्टडी से। अरे क्यों डर लगता है भाई? कुछ है थोड़ी है, पढ़िए देखिए, कुछ भी तो नहीं है भाई। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? हमें वो पढ़ना है, बताओ इसमें क्या डरना, और केस स्टडी से क्या डरना? मैं केस स्टडी वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी आप उनको कीजिएगा। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी बताया स्टैटिक नहीं हो सकती वो, उसे
टाइम के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब एक व्यक्ति मैनेजमेंट का हिस्सा है मान लीजिए कंपनी के अंदर, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए है? उसके लिए तो है ही, पर उसके अपने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मुझे कल को यहाँ तरक्की करनी है, इतनी तनख्वाह लेनी है, यहाँ रहना है, तो वो इसलिए हिस्सा बन रहा है। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल। अब मान लीजिए मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और मैं उसे मोटिवेट कर रहा हूँ पूरा, और उसकी एक अच्छी लीडरशिप, उसे एक अच्छा तरीका वे दे रहा हूँ, तो क्या होगा, वो अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएगा और साथ साथ में मेरे जो गोल्स हैं उन्हें भी अचीव करने में मेरी मदद करेगा। तो ये चीज़ है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन। देखिए मैनेजमेंट एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो सोसाइटी में भी क्या करती है, भला करती है, सोसाइटी के भले को भी सोचती है। जैसे एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, स्कूलिंग कराना, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयज़ का पीएफ काटना, वो सब चीज़ें क्या हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं सोसाइटी के लिए। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ये साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। साइंस कैसे है? मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस एज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग whose behavior cannot be easily predicted। मानव के व्यवहार से जुड़ा हुआ है और वो आसानी से उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो ये एक साइंस है क्योंकि वो डायनामिक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। आर्ट कैसे है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट्स सेटिस्फाइज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट, इसमें हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है काम का, ठीक है ना, कौन उसको करेगा, ड्यूटीज असाइन, आर्ट, एक पूरा स्ट्रक्चर आर्ट बनानी पड़ती है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट डज नॉट पोजेस ऑल द नेसेसरी फीचर। देखिए सारे फीचर्स नहीं होते इसके पास ऑफ अ प्रोफेशन। जैसे प्रोफेशन में तो ये हो गया कि आदमी डॉक्टर है तो उसको पूरी डॉक्टरी आनी चाहिए, नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में तो बेसिक चीज़ आनी चाहिए बस, ताकि चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा सके। बट देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड अ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए लेवल्स भी हैं मैनेजमेंट के, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। इसको आप ऐसे समझिए, टॉप लेवल में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिडिल लेवल में स्टेट गवर्नमेंट और ऑपरेशनल लेवल पे पंचायतें गाँव के अंदर। इसको ऐसे समझिएगा। अब जो टॉप लेवल पे है, जो केंद्र सरकार है, उसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़, वही पॉलिसीज़ बनाएंगे, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ईटीसी। मिडिल लेवल में कौन आ जाएंगे, राज्य की सरकार। समझ आ रहा है ना, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ कोरिलेट करके, ताकि आपको याद रहे ये चीज़। रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल, इनकी क्या जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की, जो केंद्र सरकार ने पॉलिसीज बनाई उन्हें इम्प्लीमेंट करना। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिडिल वालों की क्या जिम्मेदारी है, टॉप लेवल वालों के द्वारा पॉलिसी बनाई गई उन्हें इम्प्लीमेंट करना। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आते कौन है, हेड ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो हमारे यहाँ भी तो डिपार्टमेंट ही हैं, स्टेट्स, ये डिपार्टमेंट 28 स्टेट है, समझ लीजिए 28 डिपार्टमेंट है। तो ये चीज़। ऑपरेशनल में पंचायतें, रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव वर्क, जिम्मेदारी फाइनली इनकी है, सुपरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट। इसी तरह गांव में प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, ये सब फाइनली पॉलिसी को क्या करते हैं, ऑपरेशनल, ये इम्प्लीमेंट करते हैं सही से ग्राउंड लेवल पे, और इनकी जिम्मेदारी होती है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, ईटीसी। मैनेजमेंट के फंक्शंस, these among are the functions, 5 functions. The first one is planning, कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा और हम फ्यूचर में क्या करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं ना, मुझे दिल्ली जाना है, और कैसे जाना है, प्लानिंग कर ली मैंने। समझ आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही करती है कि उसका क्या गोल है और वो कैसे अचीव करेगी, ये प्लानिंग हो गई। प्लानिंग एक तरह का ब्रिज है जो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में बनाया जाता है, किस लिए, ताकि गोल को अचीव किया जा सके। अब गोल तो बन गया भाई, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। अब फिर मुझे दिल्ली जाना था तो मैं संसाधन इकट्ठे करूँगा, पैसे, अपना सामान,
कौन से जूते पहनने हैं, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में करूँगा मैं इकट्ठे। सेम इसी तरह फर्म करती है। असाइनिंग ड्यूटीज़, जिम्मेदारियाँ, टास्क, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे उपयोग करना है टू अचीव फ्यूचर गोल। संस्था भी ऐसे ऑर्गेनाइज करती है। स्टाफिंग, लोगों को एम्प्लॉयड करना जो सही रहेंगे पोस्ट के लिए, जो गोल के लिए अच्छा है। और मेरे केस में कौन सी चीज़ से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है। स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रखना कि जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। डायरेक्टिंग, अब उन्हें काम कैसे करना है उस चीज़ की उन्हें दिशा निर्देश देना। कंट्रोलिंग, अब उनको सब कुछ हो गया रखने के बाद उन पे कंट्रोल करना ताकि क्या हो, वो इधर उधर बहके ना, मतलब कि एम्स टू एंश्योर वेदर एवरीथिंग इज डन एज पर द प्लान। इस चीज़ पे कंट्रोल करना। मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं सही बस में बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, वो सब चीज़ कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है। लेट अस रीड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं समन्वय। मान लीजिए आपको क्रिकेट मैच खेल रहा है कोई व्यक्ति, अब उसमें 10 प्लेयर हैं और 10 प्लेयर ग्राउंड के अंदर खड़े हैं। अगर एक दूसरे से तालमेल समन्वय ना हो तो क्या मैच जीता जा सकता है? नहीं। इसी तरह संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग का, मैनेजिंग का, या और भी जो भी चीज़ें हैं और या जो एम्प्लॉयज़ है, उनके बीच में, सबके बीच में समन्वय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही नहीं पता होगा मार्केटिंग वाले को कि मैनेजिंग वाला क्या कर रहा है या एडवर्टाइजिंग वाला क्या कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो दिस इज़ वेरी रिक्वायर्ड। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronize the activities of different departments toward the achievement of common goal. It is essence of management as it is needed in all management functions at all level. और ये हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ऑपरेशनल पे या मिडिल पे, इवन टॉप लेवल पे भी, बोर्ड ऑफ चेयरमैन, इन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट द एग्जाम पर्सपेक्टिव। द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सब एक दूसरे के साथ बातचीत मिल के काम कर रहे हैं तो एक ग्रुप बन रहा है। एफर्ट यूनिफाइज डाइवर्स इंटरेस्ट, और जो अलग अलग हित थे सभी डिपार्टमेंटों के, उनको सबको क्या कर दिया, एक। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन as it acts as the binding force and aims to ensure that all efforts are focused toward achieving organizational goal। और सारे काम किस लिए किए जा रहे हैं, किस तरह किए जा रहे हैं, वो सब कोऑर्डिनेट होके ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव, मतलब समन्वय बिठा के रखना है अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस तो सीधी सी बात है कि एक बार नहीं कि एक बार बातचीत कर ली सभी से और ख़त्म ना, बार बार कोऑर्डिनेट करना है सारे एम्प्लॉयज़ से हर स्टेप पे। इनके नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम भी ग्रो करें, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए लिखते भी हैं, बहुत मेहनत भी लगती है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन एज इट नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट। देखिए हर डिपार्टमेंट में चाहिए होगा, समझ में आ रहा है, चाहे वो मार्केटिंग वाला, एडवर्टाइजिंग वाला। ये नहीं कि अगर मार्केटिंग वाले को यही नहीं पता एडवर्टाइजिंग वाले क्या कर रहे हैं, या एडवर्टाइजिंग वाले को ये नहीं पता कि पैकेजिंग वाले क्या कर, तो कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर लेवल पे चलता है ये, टॉप पे भी, मिडिल पे भी, लोअर पे भी। कोऑर्डिनेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट करना ताकि जो टॉप लेवल वालों ने पॉलिसीज़ बनाई है उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। कोऑर्डिनेशन इज़ द डेलिबरेट फंक्शन एज अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट इन डेलिबरेट मैनर। डेलिबरेट मैनर मतलब थोड़ा लिबरल होकर उसको बात करनी है अपने लोअर लेवल वालों से भी और टॉप लेवल वालों से भी। इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की? अब देखिए समन्वय क्यों ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले तो ग्रोथ इन साइज।
इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर संस्था बढ़ती है, मतलब संस्था बड़ी होने लग रही है धीरे धीरे, तो क्या होगा, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि क्या हो सके, टाइम टू टाइम चीज़ें एग्जीक्यूट की जा सके। ठीक है। टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हार्मोनाइज करना, मतलब कि उन्हें अचीव करना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एज ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड है गोल के लिए। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज देयर एक्टिविटीज सो दैट दे प्रोसीड टुगेदर इन अ सिंगल डायरेक्शन। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए भारत सरकार का डिपार्टमेंट है रेलवे, अब इतना लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय देने वाला सेक्टर है, वो इंस्टीट्यूशन है। तो अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, रेल वाले को ये नहीं पता कि रेल कब चलानी है, ट्रैफिक सिग्नल वाले को ये नहीं पता कि ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होना है या कब करना है, कैटरिंग वाले को नहीं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पता, तो क्या होगा, चीज़ें उलझ जाएंगी चीज़ें। तो डिपार्टमेंट्स और जो संस्था के साथ लोग जुड़े हुए हैं, सबके बीच में समन्वय होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि संस्था के सिंगल गोल को और इवन इंडिविजुअल के गोल को अचीव किया जा सके। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन हेल्प टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स। कोई मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, कोई पैकेजिंग का, कोई किसी चीज़ का, तो सब एक साथ मिलके क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशंस को बढ़ाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए यूज करते हैं। अब ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं, आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत ही कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ये संदीप गर्ग की बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से भी। आप इन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, और जौन सा भी आपको ना समझ में आए, देखिए सबसे पहले तो आपको जब भी ये क्वेश्चंस करने हैं, तो एक तो आपको अपना माइंड बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि पॉइंट्स बीच में ही छिपे हुए होते हैं केस स्टडी में, और डरना बिल्कुल नहीं है इस चीज़ से, ये कुछ नहीं है, हलवा है एक तरह का, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इनको करने की कोशिश करना है और देखना फिर हमारा गोल हमें अचीव होगा। आप इन सब करने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर से एक बार कह रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बाकी आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो हम भी ग्रो करेंगे। और अगर आपको हमने कोई पॉइंट इस चैप्टर में गलत बता दिया है तो हमें, या रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको कंक्लूड करने की कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक PDF का मिल जाएगा। धन्यवाद गाइस।